वेलकम गाइस। आज के क्लास में हम लोग मैग्नेटिक डायपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और तीन चीज कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले एक मैग्नेटिक डायपोल जो ऑसिलेशन करेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, उसका टाइम पीरियड क्या होगा। फिर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, एक डायपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उसमें कितना मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये कैलकुलेट करेंगे। और जानेंगे एक चीज कि अगर किसी मैग्नेटिक डायपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में θ1 एंगल से θ2 एंगल तक रोटेट किया जाए तो कितना वर्क डन होगा। ठीक है, ये तीन चीज का डिस्कशन आज के टॉपिक में हम लोग करने वाले हैं। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में और उनके बीच का रिलेशन वगैरह हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट बराबर पोल स्ट्रेंथ इंटू 12 ना लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट, ये सब होता था। खैर ठीक है, कैलकुलेशन करना है टाइम पीरियड का। तो देखो जरा सा क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, जो भी पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हर बार की तरफ तो मिल ही जाएगा। अब बस करना क्या है, सिर्फ आपको समझने पे फोकस करना है। ठीक है, तो ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है भैया। इसमें क्या है, तो हमने एक मान लो एक बार मैग्नेट या फिर यूँ कहे कि एक निडल रख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये साउथ है, ये नॉर्थ है। हम लोग जानते हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो ये है एंगल मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का। ठीक है, अब क्या होगा भाई, यहाँ पर कि नॉर्थ पर इधर फोर्स लगेगा, साउथ पे इधर फोर्स लगेगा। नॉर्थ पोल यानी कि पॉजिटिव पोल होता है ना, पोल स्ट्रेंथ यहाँ का पॉजिटिव होता है और यहाँ का निगेटिव। इस पे अलॉन्ग दी मैग्नेटिक फील्ड, इस पे मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा फोर्स लगता है। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक डायपोल में होता था, सेम टू सेम। तो इस पर जब फोर्स लगेगा तो ये ऐसे घूमेगा। जब ऐसे घूमेगा 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 ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ का जो नॉर्थ है उस पर इधर साउथ इधर, तो उधर का टॉर्क तो खत्म। इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, तो ये तो घुमाने में मदद नहीं करेगा। तो यहाँ तक आया, लेकिन फिर स्पीड की वजह से ये थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। फिर जैसे ही आगे बढ़ेगा फिर ये इधर से नॉर्थ पोल पे फोर्स लगाएगा। साउथ, ये साउथ है ना, ये साउथ यहाँ आ गया और ये नॉर्थ यहाँ आ गया। यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे क्या है, नॉर्थ है। तो ये जो नॉर्थ था यहाँ आ गया। अब इस पर फिर से इधर फोर्स लगेगा और साउथ पे उल्टा फोर्स लगेगा, तो फिर से ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे करता रहेगा ना। तो अब उसी में हमको टाइम पीरियड पता करना है भाई कि यहाँ से जाके वापस यहाँ तक जो आया उसमें टाइम पीरियड कितना हुआ। ये एक तरह का ऑसिलेटरी मोशन है, ऑसिलेशन यानी दोलन हो रहा है ना। इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं, क्लास 11 का है ये, SHM भी कहते हैं। तो उसका जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह है वो यहाँ पे काम करेगा। अब हम लोग को थोड़ा सा क्लास 11 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी काम है, रोटेशन चैप्टर का, जो कि नहीं पढ़ा हुआ है तो दिक्कत होगा। खैर कोई नहीं, चलो समझते हैं, फिर भी हम लोग काम करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ है, पहले देखो तो टॉर्क कितना लग रहा है इस पर। तो इस निडल पे जो टॉर्क लग रहा होगा वो तो लग रहा होगा M×B, यानी कि टॉर्क बराबर क्या लिख सकते हैं, MB sin θ। इतना टॉर्क तो इस पर काम कर रहा होगा। ठीक है, एक चीज़ क्या कहते हैं, 11th क्लास में है, 11th रोटेशन चैप्टर से हम लोग एक फार्मूला लिख सकते हैं। क्या कहते हैं, टॉर्क बराबर होता है I × अल्फा। इसको बोला जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना। नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से सारा चीज़ को लिख दिए हैं, तो सिर्फ यहाँ पे समय बचा लेते हैं। ठीक है, ये है क्या मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन है। अब क्लास 11 का ये सब चीज़ नहीं पता तो दिक्कत है ना भाई। क्या ये एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब किस एक्सेलरेशन के साथ ये अपना एंगल चेंज करेगा। जैसे एक पंखा का एंगल एक्सेलरेट कर गया, इसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गया, वही चीज़ का कितना, ये एंगुलर एक्सेलरेशन, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमारे पास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग होता है, उसके शेप वगैरह सब कुछ पे डिपेंड करता है। तो इस बार मैग्नेट का या यूँ कहीं इस निडल का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। सवाल में कभी भी इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू दिया रहेगा। ये टॉर्क है ना, टॉर्क। ठीक, अच्छा, इन दोनों को अगर देखा जाए तो इधर का बराबर तो इधर भी बराबर, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं I अल्फा इज इक्वल टू क्या, MB sin θ। यहाँ पर बहुत ही थीटा जो है ना वो बहुत ही छोटा एंगल है, वेरी स्मॉल, छोटा एंगल है, यानी बहुत हल्का सा, मतलब जो क्या कहते हैं ये होगा ना ऑसिलेशन, वो बहुत छोटा सा एंगल पे होगा। बहुत थोड़ा सा एंगल के लिए ऐसे करके ऑसिलेट कर रहा है, जैसे कि कंपास वगैरह का निडल वगैरह भी थोड़ा थोड़ा हिलता है कभी कभी ना। अच्छा, तो बहुत छोटा सा है, इस तरीके का हिलेगा। तो एंगल चूंकि बहुत छोटा है तो हम लोग जानते हैं छोटे एंगल के लिए जो साइन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर है अप्रॉक्सीमेटली।
या फिर टेन थीटा भी अगर होता ना तो वो भी अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर ही होता है। ये सब पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बात कर चुका है ना, कर लिया हमने, 11th में भी है ये। तो यहाँ पर छोटा एंगल है इसलिए आई अल्फा इज इक्वल टू एम बी, इधर साइन थीटा की जगह पे सिर्फ थीटा लिख दिए। अब एक चीज़ देखो आप यहाँ पर क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, कितना एंगल में डिस्प्लेस कर रहा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। कैसा डिस्प्लेसमेंट भाई, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और ये क्या है, एक तरह का, ये तो मेरा एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। जब भी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल होता है तो ये ऑसिलेटरी मोशन ऐसे करता है, ठीक है, कर रहा है, अच्छी बात है। तो हमको क्या क्या काम करना है यहाँ पर, तो ठीक है, ये और वहाँ पहले भी लिख चुके हैं ना, चलो ठीक है। यहाँ से देखो तो थीटा बटे अल्फ़ा आई बाय एम बी को अगर एक साथ रखे और इधर थीटा बटे क्या अल्फ़ा को एक साथ रखे, तो जब भी यहाँ पे देखो तो यहाँ पर क्या है, ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट बटे एक्सेलरेशन बराबर आई बाय एम बी। यहाँ पे एक चीज़ देखो, एस एच एम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक फार्मूला होता है टाइम पीरियड का, फ्रॉम एस एच एम 11th का पढ़ा हुआ था तो हलवा लगता है एकदम ना। टाइम पीरियड का एक फार्मूला होता है, ये है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई रूट अंडर क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बटे एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट बटे एक्सेलरेशन। तो यहाँ से टाइम पीरियड बराबर 2 पाई तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बटे क्या है एक्सेलरेशन, तो हमारा यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटे एंगुलर एक्सेलरेशन है ना, तो थीटा बाय अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। ये एसएचएम में एक फार्मूला होता है, एसएचएम में सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक चैप्टर में फार्मूला है टाइम पीरियड का 2 पाई रूट अंडर डिस्प्लेसमेंट बटे एक्सेलरेशन। तो वही फार्मूला को हम लोग अभी यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो एसएचएम के टाइम पीरियड का फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ से देखो तो टाइम पीरियड बराबर 2 पाई आर रूट अंडर देखो तो थीटा यानी डिस्प्लेसमेंट बटे एक्सेलरेशन ना, डिस्प्लेसमेंट बटे एक्सेलरेशन बराबर आई बाय एम बी लिख सकते हैं। तो आई बाय क्या हो गया, ये एम बी। तो यही मेरा हो गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला, जहां पर ये आई है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 11th क्लास का चीज है। ये है क्या, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और ये बी तो हम लोग जानते ही है क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड। नोट्स में अच्छा तरीके से लिखा हुआ, बहुत अच्छे तरीके। अब इसमें एक सवाल एक छोटा सा हो सकता है भाई, कि अगर हम लोग मान लो कोई एक यहाँ पे एक इस तरीके से निडल है ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, उसका टाइम पीरियड है कुछ, मान लो उसका जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड है मान लो कितना है भाई, 8 सेकंड का भी टाइम पीरियड है, यानी कि ऐसे में या फिर 2 सेकंड का टाइम पीरियड है, ठीक, यानी कि अरे यार मान लो 4 सेकंड का है, ठीक, यानी कि 4 सेकंड का है, मतलब यहाँ जाके वापस यहाँ आने में इसको समय लगता है 4 सेकंड, ठीक। अब क्या किए, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग मान लो क्या किए, 16 गुना बढ़ा दिए, ठीक है, या फिर 16 गुना बढ़ा दिए, या फिर क्या कर दिए, मान लो 4 गुना कर दिए, 4 टाइम्स कर दिए, मान लो 4 टाइम्स कर दिए। तो मैग्नेटिक फील्ड 4 टाइम्स करेंगे तो टाइम पीरियड फिर क्या हो जाएगा इसका, तो अब तो मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ गया, ताकत बढ़ गया, तब तो ये जल्दी ना ऑसिलेट करेगा। तो देखो तो 2 पाई रूट अंडर इक्वेशन ही हो गया आई बाय एम इंटू मैग्नेटिक फील्ड क्या किए, 4 टाइम्स कर दिए, तो 4 भी यहाँ से 4 बाहर निकल जाएगा, तो 2 पाई रूट अंडर आई बाय एम बी के बाय का ये 2 बाहर निकल गया, तो ये टोटल तो मेरा टाइम पीरियड है ना, नया वाला टाइम पीरियड अगर निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये पुराना वाला टाइम पीरियड का क्या है, आधा है ना। नोट्स में भी ये सारा चीज़ को क्वेश्चन ये कर दिए। तो अगर ये 4 गुना हो गया मैग्नेटिक फील्ड, एक बात याद रखना, सवाल एक छोटा सा ऐसे भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव, कि इफ़ वी इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड देन टाइम पीरियड ऑफ द मैग्नेट या फिर निडल प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल क्या, डिक्रीज। अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड घटेगा। एक छोटा सा बात ध्यान रखना, अगर ये 4 गुना इसको किए तो 4 से ये 2 रूट से बाहर निकला, तो ये टोटल का क्या हो गया, बटे में 2 यानी कि आधा हो गया। 16 गुना करते तो ये टोटल से क्या 4 बाहर निकलता है, ये टोटल बटे क्या 4 हो जाता। ये इस तरीके का होता है कि नहीं। चलो अब इसके बाद हम लोग मिटाते हैं, आगे बात करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने का मन हो तो ले लो, नोट्स में बढ़िया ढंग से लिखा हुआ है ही,
ऐसे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। फ़ोन को स्क्रीनशॉट से भर भर करके तो सब लोग बर्बाद कर देते। मेरा खुद फ़ोन भरा हुआ रहता है स्क्रीनशॉट से। खैर चलो ठीक है, बहुत तरह कोई अच्छा चीज़ लगा, ये लगा वो लगा। खैर अब इसके बाद हम लोग दूसरा क्या करने वाले हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से में ही डायपोल को रख करके कैलकुलेट करेंगे उसका पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। वो बच्चा वाला चीज़ है। देखो इलेक्ट्रिक डायपोल में जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आया था -P.E यानी कि -P cos थीटा, वैसे यहाँ भी आएगा -M.B -MB cos थीटा। देखो ना, देखा जाए अब जरा सा बस। यहाँ क्या है, अभी हम लोग मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे कि अगर किसी मैग्नेटिक डायपोल को या निडल को रखा हुआ है गया है क्या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके पास कितना मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो ये डायपोल से यहाँ कितना एंगल पड़े भाई, थीटा एंगल पर। तो हम लोग एक बात इलेक्ट्रिक डायपोल में भी किए थे, इसको यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक रोटेट किए। रोटेट करने में जितना हमको वर्क डन करना पड़ा वही वर्क डन कहला गया क्या, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वैसे यहाँ पर भी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन ही तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे तो वही वर्क डन जो होगा वही मेरा क्या देगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट किया आता है, एम का मतलब मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो चलो वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर कैसे वर्क डन निकलेगा भाई, तो हम लोग चूंकि अगर यहाँ पर है तो यहाँ से इसको खिसका करके थीटा एंगल तक लेकर के आए। यहाँ तक था तो यहाँ से खिसका करके क्या किए, 0 से ऐसे मान लो यहाँ थीटा एंगल तक लेकर के आए। तो वर्क डन निकालने का क्या फॉर्मूला, जैसे कि वर्क डन का फॉर्मूला होता था इंटीग्रेशन ऑफ F.dx, उसी तरीके से यहाँ पे रोटेशन हो रहा है ना, तो टॉर्क है तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या, टॉ डॉट डी थीटा, ये फोर्स तो ये एंगुलर फोर्स टॉर्क, ये डिस्प्लेसमेंट ये क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसी तरीके से यहाँ पे काम करेंगे जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में निकाले थे, इलेक्ट्रिक चार्जेज ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाले पोर्शन में ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बायमन लिख के सर्च करोगे तो वहाँ पे है ही, वहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है, टॉ डी थीटा है। ठीक है, अब यहाँ पे बस कुछ नहीं, वर्क डन निकाल देना है आराम से। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो टॉ डी थीटा कॉस, यहाँ 0 डिग्री का है, 0 डिग्री भाई क्या कि यहाँ पे अगर ऐसे तुम भी देखो तो जैसे अगर ये डायपोल मान लो ऐसे रखा हुआ है तो इस पर क्या है, इस पर इधर फोर्स लगेगा या टॉर्क लगेगा इसको ऐसे घुमाने का ना, और ये घूम भी किधर रहा होगा, इधर घूमेगा। तो एकदम सिंपल तरीके से, एकदम आसान तरीके से सोचना है इसको। और क्या कहते हैं, दोनों इस पर इधर टॉर्क लग रहा है, ये इधर घूम भी रहा है, तो एंगल क्या हो गया, ये 0 cos 0 का मान क्या होता है भाई, 1 होता है। कहानी इसका खत्म कर देंगे तो ये इंटीग्रेशन ऑफ टॉ और डी थीटा, आराम से मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। ये वर्क डन, टॉ बराबर क्या होता है, MB साइन थीटा, और इधर ये क्या हो गया, डी थीटा। लो कितना आसान है ये, MB बाहर निकल गया, अंदर में क्या बचा, साइन थीटा डी थीटा, क्योंकि MB कांस्टेंट टर्म था तो कांस्टेंट इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड सब कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है ना मैग्नेटिक फील्ड। साइन थीटा का इंटीग्रेशन पता है हमको, माइनस कॉस थीटा, लो हो गया माइनस MB कॉस थीटा, यही तो है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। मेरा यहाँ तक आंसर हो गया, और चाहोगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या, माइनस MB कॉस थीटा को क्या लिखोगे, M.B। अरे इजी है कि नहीं, करना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो जरा सा, PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, बेहतरीन ढंग से लिखा हुआ है सब सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप ना, कैसे कैसे क्या क्या सारा चीज़। अभी इसी में हमको सवाल पूछ देगा क्या कि अच्छा बताइए तो कि वर्क डन कितना हुआ, एक वर्क डन इन रोटेशन। मान लो क्या कहते हैं, इस तरीके से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और एकदम पतला सा ये क्या कहते हैं साउथ है और नॉर्थ है, इस अभी θ1 एंगल पर है, इसको घुमा करके यहाँ लेकर के आ गए। मान लो ऐसे साउथ है और नॉर्थ है, कितना एंगल पे लेके आ गए भाई, θ2 एंगल। पहले डायपोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ θ1 एंगल बना रहा था, फिर इसको जब ऐसे घुमाएं तो एंगल कितना हो गया, θ2। तो पूछा क्या कि वर्क डन कितना हुआ, तो वर्क डन बराबर क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी या माइनस क्या, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी करेंगे भाई, तो आपको पता नहीं है क्या, नहीं मालूम कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, θ2 एंगल है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस MB cos थीटा, तो माइनस MB cos θ2 फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से घटा देना है, कौन सा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यानी शुरू में क्या है, डायपोल है यहाँ पे θ1 एंगल पर है, तो क्या करेंगे, लो एकदम आसान, माइनस MB cos θ1, लो हो गया, ये क्या है माइनस MB
कॉस थीटा 2 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस एम बी कॉस थीटा 1। प्लस वाला टर्म को पहले माइनस वाले को बाद में लिख देते हैं, तो एम बी कॉस थीटा 1 माइनस एम बी कॉस थीटा 2। ये तो खुद भी अपने कर लोगे यार, वर्क डन ही ना चाहिए इन रोटेटिंग अ डायपोल फ्रॉम थीटा 1 एंगल टू थीटा 2 एंगल। एम बी यहाँ से कॉमन ले लिए, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, क्या है कि नहीं इजिली। अरे इससे आसान भी क्या होगा ना, यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड रखना है, थीटा 1 मान लो 30 डिग्री है, 30 डिग्री से मान लो 90 डिग्री तक लेके गए, तो यहाँ 30 डिग्री यहाँ 90 डिग्री, आराम से हो गया कि नहीं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका फटाफट से ले लो। अब देखो तो जरा सा आगे, एक स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन वाला आपने इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड में मेरा पढ़ा हुआ है, ठीक है, मैंने पढ़ाया हुआ है। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम अगर पोजीशन रहेगा तो तुरंत समझ जाना है उस कंडीशन में थीटा बराबर 0 डिग्री, और अनस्टेबल क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर रहेगा तो तुरंत समझ जाना है क्या थीटा बराबर 180 डिग्री। अगर बोला क्या कि एक डायपोल को एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन तक लाने में कितना वर्क होगा, ऐसा सवाल रहेगा, ठीक है, ठीक है। वर्क डन इन रोटेट, ऐसे एनसीईआरटी में ये वाला सवाल है भी आगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज तो आपको बनाना ही है, तो जब बनाओगे तो वहाँ पे सब सारा चीज़ कर ही लोगे, ठीक है। तो अब अभी होमवर्क भी दे देंगे कहाँ कहाँ से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो वो है क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से अनस्टेबल तक लेके गए, तो वर्क डन कितना हुआ, तो एम बी कॉस कितना स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल यानी 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा 2 की जगह पे 180 डिग्री। लो इसको सॉल्व करो तो एम बी आई कॉस 0 का मान 1 माइनस ये -1, तो ये कितना हो गया एम बी, ये हो गया 2, तो 2 एम बी, या एम का मान होगा तो बैठाएंगे, बी का मान होगा तो बैठा देंगे। तो ऐसा भी स्टेबल से टू अनस्टेबल पोजीशन तक ले जाने में किया गया वर्क डन, है ना। तो खैर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये वाला तो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, तो उतना ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम अभी कराएंगे ना, तो वो सब चीज़ सारा चीज़ में हो भी जाएगा, हम तो करा ही रहे हैं। तो ये चलो हो गया, बस इतना ही, इसको ध्यान में रखना है। अब हम लोग जो है आगे के टॉपिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग पे बात करेंगे, और उसके बाद फिर गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, फिर अर्थ मैग्नेटिज्म, फिर ये सब चीज़ पे चर्चा चलता चला जाएगा। और सुनो आप, और जाते जाते आप कुछ होमवर्क ले लो, उसमें क्या कर रहा आप एग्जाम, जैसे आप नोट्स देखोगे तो उसमें आपको होमवर्क पे लिखा हुआ मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर क्या आते हैं 5.1 to 5.6, और एक्सरसाइज का जो है 5.3 to 5.9, ये सब आप बना लेना, ठीक है। PDF में जो आप नोट्स लोगे उसमें सारा चीज़ डिफाइन किया हुआ है सब अच्छे तरीके से। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। अगर ये इतना ही है, 40 मिनट का क्लास करना चाहते हो थोड़ा लंबा, तो तुरंत अगला जो वीडियो है उसको भी देख लो, क्या तो आगे का क्लास हो जाएगा। एक अगला 2 वीडियो तो और भी आराम से देख सकते हो, छोटा छोटा ही।